नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही लोकप्रिय किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक पुस्तक समीक्षा के कुछ अहम नुकात पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई काफी चर्चा में रही है। तो इस समीक्षा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। और ये किताब असल में पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने रखती हैं। एक तरफ हैं लेखक के अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, काफी पढ़े लिखे एकेडमिक। हाँ। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता एक उद्यमी जिन्हें वो रिच डैड का नाम देते हैं। पूरी किताब और समीक्षा इसी कॉन्ट्रास्ट के आसपास घूमती है। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समीक्षा में एक बड़ी बात कही गई है वित्तीय शिक्षा के महत्व के बारे में। ऐसा लगता है कि किताब का मूल आइडिया यही है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, स्कूल, कॉलेज, हाँ। वो हमें पैसा कमाना तो सिखाती है शायद, पर उसे मैनेज करना या बढ़ाना नहीं सिखाती। शिक्षा इसी बात को हाईलाइट करती है। कियोसाकी का तर्क यही है कि एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स अपनी जगह जरूरी हैं, पर उनके साथ अगर वित्तीय समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत मुश्किल है। स्कूल हमें क्या सिखाते हैं? एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। वो ये नहीं सिखाते कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। और यहीं पर वो मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, संपत्ति यानी एसेट्स बनाम देनदारियां यानी लायबिलिटीज। ये तो शायद किताब का सबसे ज्यादा जाना पहचाना सिद्धांत है। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? समीक्षा बताती है कि कियोसाकी का जो मुख्य संदेश है वो एकदम सीधा है। अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स जमा करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और कई बार उन्हें ही संपत्ति समझ बैठते हैं। हाँ, ये गलती तो बहुत आम है। बिल्कुल। और किताब की परिभाषा भी बहुत सरल है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी लोग ये फर्क क्यों नहीं कर पाते? समीक्षा इस पर कुछ कहती है। क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है? समीक्षा इशारा करती है कि यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, इसमें सामाजिक कंडीशनिंग, हमारी सोच का तरीका, ये सब भी शामिल है। जैसे एक बड़ा घर लेना हाँ, अक्सर एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, भले ही उसके पीछे भारी लोन हो, मेंटेनेंस का खर्चा हो, जो असल में उसे एक बड़ी देनदारी बना देता है। किताब इसी सोच को तोड़ती है। दिलचस्प। अच्छा, समीक्षा में एक और विचार पर जोर है, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। ये थोड़ा अलग सा लगता है। इसका क्या मतलब है? समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का सुझाव ये है कि करियर की शुरुआत में सिर्फ ज्यादा सैलरी वाली जॉब के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसी जगह काम करो जहां जरूरी स्किल सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लीडरशिप। निवेश के बारे में भी कुछ सीख सको। अच्छा, क्योंकि ये स्किल्स आगे चलकर सीधे सीधे वेल्थ क्रिएशन में मदद करती हैं। मानसिकता की बात है, मतलब जॉब को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, ना कि सिर्फ महीने की तनख्वाह के सोर्स की तरह। बिल्कुल। और ये फिर सीधे अगले आइडिया से जुड़ता है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। हाँ, ये भी बहुत सुना है। मतलब आप जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपकी इनकम बढ़ाए। समीक्षा बताती है कि किताब में निवेश करने, अपना बिजनेस शुरू करने और खासकर पैसिव इनकम बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। और शायद इसीलिए उद्यमिता और रियल एस्टेट निवेश को इतने प्रभावी तरीकों के तौर पर बताया गया है, जैसा समीक्षा में लिखा है। जी हाँ। अच्छा, अब जरा किताब की उन ताकतों की बात करते हैं जो समीक्षा में गिनाई गई हैं। क्या चीज इसे इतना पॉपुलर बनाती है? देखिए, समीक्षा मानती है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका सरल कहानी वाला अंदाज। कियोसाकी ने पर्सनल किस्सों का इस्तेमाल किया है, जिससे मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी आसान और यादगार बन जाते हैं। हाँ, वो रिच डैड और पुअर डैड की कहानियां। बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है। ये उन्हें उम्मीद देती है। और ये पारंपरिक सोच को भी तो चैलेंज करती है, जैसे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ। ये एक अलग रास्ता दिखाती है। सही कहा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। समीक्षा में जरूर कुछ आलोचनाएं भी होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। समीक्षा ये भी बताती है कि किताब में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सलाह की कमी है। मतलब ये मानसिकता बदलने पर तो जोर देती है, पर एग्जैक्टली करें क्या, इस पर थोड़ी कमजोर है। अच्छा। कुछ आलोचक तो कहानियों की सच्चाई पर भी सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि हो सकता है वो थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो या पूरी तरह सच ना हो। और वो जो रियल एस्टेट पे इतना फोकस है, वो शायद हर किसी के लिए या हर देश की अर्थव्यवस्था में उतना फिट न बैठे। बिल्कुल। ये भी एक आलोचना है, और ये भी कि सलाह थोड़ी जेनेरिक है, हर किसी को उसे अपने हालात के हिसाब से ढालना होगा। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में
किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? टारगेट ऑडियंस कौन है? समीक्षा कहती है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं, या फिर टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, और वो लोग भी जो पैसे को लेकर अपनी पुरानी सोच, अपनी कंडीशनिंग को बदलना चाहते हैं। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो समीक्षा ये कह रही है कि रिच डैड पुअर डैड एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड से ज्यादा एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है। एकदम सही। ये लोगों को उस कर्मचारी वाली सोच से बाहर निकालकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान खुद संभालने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी मानती है कि इसकी कमियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने आम लोगों के पैसे और निवेश के बारे में सोचने के तरीके पे बहुत गहरा असर डाला है। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, अगर कोई अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी सच में बढ़ाना चाहता है तो सिर्फ इस किताब को पढ़ने के अलावा और कौन से व्यवहारिक कदम उठा सकता है? या फिर आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क असल में कैसा दिखता है? ये सोचने वाली बात है।